हेलो एवरीवन। एक बार आप इस क्वेश्चंस को देखिए। ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया था, यूपीएससी प्री 2022 में। इस सीरीज में हम ओवरऑल यूपीएससी के उन इम्पोर्टेंट एरिया को, उस इम्पोर्टेंट थीम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूपीएससी आने वाले समय में प्री में रिपीट कर सकता है। अगर आपने यूपीएससी के पुराने प्री के पेपर को लगाए हैं तब आप पाएंगे कि यूपीएससी के कुछ एक ऐसे थीम है जहाँ से यूपीएससी हर बार क्वेश्चंस को रिपीट करता है। इकोनॉमी में भी 2-3 थीम आपको देखने को मिल जाएगी, पॉलिटी में भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम उसको पहले से कवर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस का फ़ायदा हो सकता है। ये इकोनॉमी का एक सवाल है, समझते हैं इसको। यहाँ पे ओवरऑल यूपीएससी ने नीर और रीर इन 2 कॉन्सेप्ट को पूछा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएगा और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे हम चैनल पे अभी जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो भी चला रहे हैं, तो ध्यान में रखना कि जब इस तरीके के प्रॉपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ नहीं करना है। अगर आपको आता है तो ठीक, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना ही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। समझिए एक बार क्वेश्चंस को। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि नीर इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी एंड सेकंड ऑप्शन है एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि रियर इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस। ऑप्शन 3 एन इंक्रीजिंग ट्रेड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear। ये वाला तो ऑप्शन क्वेश्चंस भी समझने में 2 मिनट लग जाएंगे, इतना लंबा ऑप्शन जो पूछा है। अपन एक काम करते हैं कि शुरुआत से एक एक ऑप्शंस को कवर कर लेते हैं और फिर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल अपन पहले नियर को समझते हैं फिर रेयर को समझते हैं। हिंदी में एक बार पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है है ना? चलो समझते हैं अपन, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले समझते हैं नीर को। ये नीर क्या है, अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर आज में बात किया जाए, बात करते हैं अपन जब करेंसी को लेकर, जैसे कि इंडिया में अपन रुपीज है और रुपीज का जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो मेनली किसके साथ में करते हैं? डॉलर के साथ में। जैसे कि अगर आज बात की जाती है $1 की कीमत रुपीज में कितनी है, तो करीब आपको 100 रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है। ठीक है। ओवरऑल नीर में क्या काउंट किया जाता है? नीर बोलता है कि अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन सिर्फ डॉलर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का अगर अपन ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया का ट्रेड क्या अपन सिर्फ यूएस के साथ में करते हैं? क्योंकि डॉलर तो भाई यूएस का है और कुछ एक कंट्रीज का भी है, पर मेनली यूएस का है। तो क्या अपन सिर्फ ट्रेड यूएस के साथ में करते हैं? बिल्कुल नहीं। अपन और भी कंट्रीज उनके साथ में करते हैं, जैसे कि चाइना है, चाइना है, जापान है, और भी आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएगी, सऊदी वगैरह, बहुत सारी कंट्रीज है। तो इन सब कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे कि जापान की येन देखने को मिल जाएगी, चाइना की यान देखने को मिल जाएगी। करेंसी बहुत सारी हैं। तो अपन सिर्फ डॉलर के साथ में कंपेयर क्यों कर रहे हैं? अपन क्या करेंगे, जो ये रुपये है इसका कंपैरिजन डॉलर के साथ में तो कर ही रहे हैं, वर्ल्ड की जितनी और कंट्रीज है उनकी करेंसी के साथ में भी अपन कंपैरिजन करेंगे। ओवरऑल जिसका ट्रेड इंडिया के साथ में है उनकी करेंसी के साथ में अपन कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद में जो एवरेज निकलेगा उसको अपन नीर बोलेंगे, यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, यानी कि रुपये के साथ में जब एक्सचेंज किया जाएगा तो उसकी जो एवरेज अमाउंट निकाली जाएगी वो है नीर। अब देखिए, मोटा मोटी तौर पर जो पूरा खेल है वो यही है। अब डिटेल में जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना समझ लोगे तो आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा और आने वाले समय में कोई क्वेश्चंस आएगा तो वो आपका डील हो जाएगा इससे। ठीक है, ये हमने बात कर ली नीर की। वहीं पे बात करते हैं रीर की। ये रीर क्या है? रीर तो और ज्यादा, रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट। ये क्या है, समझिए इसको। जब अपन आज इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में $1 की कीमत कितनी है, करीब 100 रुपए के आसपास में। देखिए, जिसने इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा डाउट आ सकता है, पर फिर भी समझते हैं। देखिए कि अगर आज अपन यूएस में हैं, यूएस में जाके अगर अपन $1 को देखेंगे और वहाँ के यूएस का इन्फ्लेशन भी काउंट करते हैं, यानी कि यूएस की मुद्रास्फीति भी काउंट करते हैं, तो क्या निकलेगा? यूएस में निकल सकता है कि यूएस की मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन जो कह सकते हैं वो करीब 4% के आसपास हो और इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 6% के आसपास है। समझ रहे हो?
तो इंडिया में इन्फ्लेशन और यूएस का इन्फ्लेशन अलग-अलग है। जब अपन किसी करेंसी के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमें करेंसी की वैल्यू तो निकल जाती है, पर अपन इन्फ्लेशन के साथ में तो काउंट करके देखते ही नहीं है। जब अपन इन्फ्लेशन के साथ में उसको घटाकर, जोड़ के, सारी गणित लगा के देखेंगे, तो कहीं न कहीं वो कीमत और ज़्यादा बढ़ के निकल जाती है या फिर घट के भी निकल सकती है किसी और कंट्री में देखेंगे तो। तो ओवरऑल जो रीर है, रीर में अपन जब एक्सचेंज रेट निकालते हैं, जो एवरेज यहाँ पे हमने नीर में जो हमने एवरेज निकाला था, उसको हम यहाँ पे इन्फ्लेशन के साथ में जोड़ के, घटाकर पूरी कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं, तो ये क्या है? रीर। ठीक है? तो ओवरऑल यहाँ पे अपन इन्फ्लेशन के साथ में चीज़ों को देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो समझिए। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ठीक है? चीज़ें महँगी हो जाएगी, ठीक है? अगर इंडिया में चीज़ें महँगी हो जाती हैं, तो इसका हमारे वर्ल्ड वाइड जो हमारा कह सकते हैं कि जो ट्रेड है, उस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अपन एक चाय पत्ती से लेके चलते हैं या फिर कोई भी पार्ले जी का बिस्किट लेके चलते हैं, ठीक है? पहले एक बिस्किट था, वो पहले 10 रुपए में मिलता था और आज इन्फ्लेशन बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारे देश में, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से वही पार्ले जी का बिस्किट 15 रुपए का हो गया है, ठीक है? इस केस में क्या होगा कि पहले जब $1 की बात करते हैं, $1 का मतलब कितना था? 100 रुपए हमने लेके चले थे, तो पहले $1 में हमारे पास में कितने बिस्किट आते थे? 10 बिस्किट आते थे। जब 15 रुपए हो गए तो हमारे पास में कितने बिस्किट आएँगे? करीब 6 बिस्किट के आसपास ही हम खरीद पाएँगे। अब इसको समझिएगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में जाएगा, समझना इस बात को कि होगा क्या कि पहले अगर हमारे देश से एक्सपोर्ट होता था, जैसे कि भारत की कोई आइटम है जो अमेरिका जा रही थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि जब भारत की चीज़ें सस्ती हैं, तो वो ज़्यादा खरीदेंगे, जब चीज़ें महँगी हैं, तो वो कम खरीदेंगे। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का एक बिज़नेसमैन है, उसके पास में $1 ही था। तो $1 था, तो पहले वो हमारे देश से 10 बिस्किट खरीद पा रहा था। आज उसके पास में भी आज भी $1 ही है, पर भारत में चीज़ें महँगी हो गई है, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो वो कितने बिस्किट खरीद पाएगा? 4 बिस्किट ही खरीद पाएगा। तो इस केस में आदमी क्या सोचेगा कि यार भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं किसी और कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाऊँ या फिर किसी और कंट्री से कुछ खरीद लूँ। यही सोचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ओवरऑल जब भारत में इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो क्या होता है? हमारा एक्सपोर्ट घटता है या बढ़ता है? हमारा एक्सपोर्ट घट जाता है। क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड अपना सामान महँगा होने से वर्ल्ड वाइड कहीं न कहीं चीज़ें महँगी हो जाती है, वो चीज़ें हमारे से कम खरीदते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए, अब इस बात को समझिए कि जब रीर बढ़ेगा, रीर को हमने क्या बोला है? हम इन्फ्लेशन के साथ में काउंट करते हैं। जब इन्फ्लेशन के साथ में जब अपन किसी और कंट्री के साथ में कंपेयर करते हैं, कहने का मतलब जब रीर बढ़ेगा यानी कि भारत में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और इस केस में क्या होगा? एक्सपोर्ट घटेगा। एक्सपोर्ट घटेगा मतलब हमारे देश में जो ट्रेड है किसी और कंट्री के साथ में, वो भी घट रहा है। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? देखिए 2 से 3 बार समझना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ओवरऑल हमने जो 2-3 चीज़ें समझी है, उसके बेस पे एक बार सवाल को देखते हैं और वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, वो समझिए। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अब समझिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब रीर में वृद्धि होती है, जब रीर बढ़ता है, इसका मतलब ये होता है कि जो रूपी है वो एप्रिसिएट हो रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है। हमने क्या निकाला था कि रीर का मतलब क्या था कि अपन वर्ल्ड की सभी कंट्री के साथ में एवरेज निकाल रहे थे। तो ओवरऑल क्या निकल रहा था, जब रूपी बढ़ेगा तभी वो एवरेज बढ़ेगा। एवरेज बढ़ रहा है मतलब ये रीर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब समझो, जब रीर बढ़ेगा तब रूपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आया समझ में? अब एक बार ऑप्शन नंबर सेकंड को देखिए। एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि रेर इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस। अब समझिए, ये कह रहा है कि जब रीर बढ़ेगा, रीढ़ बढ़ने की कंडीशन में हमारे देश का जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है, वो भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब रीढ़ बढ़ेगा तो कहीं न कहीं भारत का किसी और कंट्री के साथ में जो ट्रेड हो रहा है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन हमने अभी क्या देखा था कि जब रीढ़ बढ़ता है यानी कि भारत की चीज़ें महँगी हो रही है और चीज़ें जब महँगी हो रही है तो कहीं न कहीं भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, यानी कि ट्रेड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो बढ़ेगा नहीं, वो घट जाएगा। तो ये ऑप्शंस कहीं न कहीं गलत हो जाता है। वैसे तो अगर आपने रीढ़ और नीर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा था, तो आप कहीं न कहीं इस आंसर को इस ऑप्शंस के माध्यम से निकाल सकते थे। तो इसको कहीं न कहीं सेकंड ऑप्शंस कट जाता है अपना, तो हमारा आंसर सी आ जाता है। लेकिन एक बार के लिए ऑप्शंस नंबर 3 को भी पढ़ते हैं। ये मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है? आप बचा लेना मुझे, वैसे तो समझा ही दूँगा, है ना? एन इंक्रीजिंग ट्रेड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, हिंदी में समझते हैं, ठीक है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच वर्तमान अपर्सन उत्पन्न कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब भारत में मतलब किसी और कंट्री के साथ में जब अपन कंपैरिजन करते हैं, तब रीर और नीर इन दोनों के बीच में जब जो फ़र्क देखने को मिलता है, फ़र्क क्यों देखने को मिलेगा?
नियर तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल सी चीज़ें अपन काउंट करें और रियर में अपन इन्फ्लेशन के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब नियर और नियर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले, मानो कि हमारा नियर जो निकल रहा है हमारे देश का बाकी कंट्रीज़ के साथ में जब अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो ₹1 की वैल्यू निकाल के चलते ₹90 आ रही हैं और रियर आ रहा है इन्फ्लेशन के साथ में काउंट करने के बाद में या कहीं न कहीं बढ़ के आ गया ₹120 ऐसा कुछ हो गया, ठीक है? इस केस में ₹120 हो गया। तो आप देख रहे हो कि दोनों में जो ये डाइवर्जेंस आ रहा है, इससे क्या होगा? अब एक बार फिर से ऑप्शंस को पढ़िए। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष अरे यार! इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, है ना? हुँ। An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between the near and rear. ऑब्वियस सी बात है कि भारत की कंट्री के अंदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है किसी और कंट्री के सामने तो कहीं ना कहीं नियर और नियर के बीच में डाइवर्जेंस उत्पन्न होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो नियर और नियर की जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन सही कह रहा था। अब आपने जो समझा है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। लोग इसके ऊपर आधे आधे घंटे की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पे। समझ में कुछ आएगा नहीं, समझ में आ जाएगा तो भी सवाल सॉल्व होगा नहीं। मैंने सवाल भी समझाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा है? अच्छा लगा ना? तो लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप बोलेंगे तो अपन पूरी इस सीरीज़ को कवर कर लेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट पेपर को ऐसे ही सॉल्व करना कि मैं कंप्लीट आपको 2022, 2023 कंप्लीट अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस सीरीज में तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। हम कंप्लीट इसके ऊपर एक पेड कोर्स ला रहे हैं जिसके अंदर हम 2013 से 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबको अपन कवर करने वाले हैं और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। एंड यकीन कीजिए आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 25 सवाल का फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी नीचे नंबर है, आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।